हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं यहाँ पर अपना भाग 5 भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसको पूरा करेंगे। और भाग 1 वीडियो नंबर 12 में हम दे चुके हैं। आज वीडियो नंबर 13 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, उसकी शपथ, कार्यकाल एक्सेट्रा, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो अगर शक्तियों की बात करते हैं तो अगर कोई शक्ति वाला जैसे आप ये देख रहे हो तो जरूरी है इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखो, ताकि कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर हो जाए। यहाँ पर तो देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका के बारे में बताता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया और हम जानते भी हैं कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है, बिकॉज हिज ऑल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसलिए राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का या टिटुलर कहा गया है, जबकि प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति का वहन करता कहा गया है। तो आइए अब हम इसकी शक्तियां पढ़ेंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू कर रहे हैं इसको। तो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 2 पार्ट है ये इसका। तो फर्स्ट पार्ट में राष्ट्रपति पढ़ा था। तो सबसे पहले जो इसकी पावर आती है वो पावर आती है नियुक्ति करने की शक्ति। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट पावर, नियुक्ति करने की शक्ति। अपॉइंटमेंटिंग पावर क्या है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट शक्ति वो है जिससे वो किसी को अपॉइंट करता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद है यहाँ पर जहां पर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। जैसे राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट करेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन, या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग जो है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त, या फिर हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग इनका, या सीबीआई का डायरेक्टर है, सीवीसी का चेयरमैन है, या फिर हम बात करते हैं अन्य को यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्य। तो इन सब की जो है नियुक्ति करने की शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की है। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो कहने में हम कह जरूर रहे हैं कि राष्ट्रपति की ये नियुक्ति करने संबंधी शक्तियां हैं, लेकिन इसका उपयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो नियुक्ति संबंधी शक्तियों में प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है, मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और जो अध्यक्ष हैं किसके? हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर लें, या फिर हम कहें फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है, या फिर चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, उसमें सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या फिर हम कहते हैं सीबीआई या फिर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, इनके अध्यक्ष या चेयरमैन जो है उनकी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित शक्तियां। क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं सेकंड पावर पर। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां अर्थात लेजिस्लेटिव पावर। अब जब भी विधायी का नाम आता है तो ऑब्वियसली सी बात है
कि संसद से रिलेटेड है, और अक्सर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पर कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है, बता सकते हो किससे बनी है। या कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। ध्यान रखना कौन कौन से 3 अंग हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा व राज्यसभा। हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो किससे मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए ये विधायी शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, अभिन्न अंग है संसद का। और विधान का मतलब होता है कानून बनाना। अब कानून कैसे बनता है, जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा ये किसी बिल को मंजूरी देती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देता है तो दैट बिकम्स लॉ इन अवर कंट्री, तो वो हमारे देश में कानून का रूप बन जाता है। तो ये है उसकी वैधानिक शक्तियां या विधायी शक्तियां। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति पर, और जो थर्ड पावर है राष्ट्रपति की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा भंग करने की शक्ति। लोकसभा भंग करने की शक्ति, भंग करने की शक्ति। अब देखो, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है। वैसे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है दो स्थिति में। या तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल खारिज हो जाता है, या फिर यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, और क्या हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। या फिर हम साधारण शब्दों में अगर बात करते हैं कि जो सत्ता में है, अगर वो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता सदन में, लोकसभा में, जैसे सपोज करो लोकसभा में 273 वोटें चाहिए, मतलब इतनी सीटें चाहिए, सीट चाहिए किसके लिए, सरकार बनाने के लिए। अगर 273 से नीचे का आंकड़ा आता है तो सरकार गिर जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देता है, भंग कर देता है, और लोकसभा भंग होने के 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए, उसका चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये थी राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्तियां। अब नेक्स्ट हम आते हैं, और ये आती है हमारे पास मनोनीत करने की शक्तियां। मनोनीत, मनोनीत करने की शक्तियां, मनोनीत करने की शक्ति या शक्तियां। मनोनीत का मतलब है नॉमिनेट। The president has the power to nominate 2 members in Lok Sabha and 12 members in Rajya Sabha। तो ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है, 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन, उनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है लोकसभा में। भाई लोकसभा की सीटें कितनी है, 545, लेकिन चुनाव कितने पे होता है, 543 पर। 2 कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। जो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 331 के तहत उनको नॉमिनेट करता है। तो ये है उसकी नॉमिनेटिव पावर। ऐसे अगर हम राज्यसभा में जाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 83 की, अनुच्छेद 83 की बात करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, अनुच्छेद 83। तो इसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने समझाया था सेम, राज्यसभा में 250 सीटें हैं, लेकिन जो चुनाव होता है वो 238 पे होता है। 12 सदस्य कौन होते हैं, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अब ये 12 सदस्य कौन होंगे, ध्यान से देना, ये वो लोग होते हैं जिनका समाज सेवा, या फिर हम बात करते हैं साहित्य, कला, संस्कृति,
या किसी समाज के विशेष क्षेत्र में जैसे कि शिक्षा, कल्चर, इनमें विशेष योगदान होता है तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सिफारिश करती है और वो आर्टिकल 83 के तहत ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। तो ये थी राष्ट्रपति की नॉमिनेट करने की शक्तियां। अभी तक मैंने आपको 4 पावर पढ़ाई है। आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की 5वीं शक्ति पर। राष्ट्रपति की जो 5वीं शक्ति है वो क्या है? ये है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश। अब थोड़ा समझो इसको, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश में कानून होता है। क्या होता है? हमारी संसद के जब सत्र चलते हैं, जैसे आप सुनते हो शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, ऐसे ही अगर जरूरत पड़े तो विशेष सत्र का आयोजन हमारे यहाँ जो संसद है वो कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हमारे देश में कानून की बहुत ही सख्त जरूरत हो। लेकिन पहले ये समझो भाई, संसद का सत्र क्यों होता है? संसद का सत्र होता है ताकि कोई बिल पेश किया जा सके और बिल पास होगा तो वो कानून बनेगा। तो सत्र का मतलब सीधे सीधे कानून बनाने से है। लेकिन सपोज करो संसद का सत्र ना चल रहा हो और देश में किसी कानून की सख्त जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने का केवल एक ही तरीका है और वो है अध्यादेश। और संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसमें अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। अब अध्यादेश क्या होती है? सरकार अध्यादेश लाती है और जब राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देता है तो दैट बिकम्स ए लॉ इन आवर कंट्री, तो हमारे देश में कानून बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कानून केवल 6 महीने तक ही रहता है, केवल 6 महीने तक। 6 महीने बाद ऑटोमेटिक अध्यादेश खत्म हो जाता है। अगर सरकार इसे दोबारा लानी चाहे तो दोबारा से रिन्यू कराया जाता है, राष्ट्रपति फिर दोबारा इसे मंजूरी देता है। अब 6 महीना क्यों रखा गया है? क्योंकि जो संसद है ना, संसद के जो सत्र होते हैं ना, उसमें 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसकी म्याद 6 महीने रखी गई है, ताकि कहीं ना कहीं 6 महीने में एक बार तो संसद का सत्र होगा और ये कानून फिर से पेश किया जाएगा, बिल पेश किया जाएगा और फिर वो कानून बन जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जब 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ट्रिपल तलाक का, तो आपको पता है 3 तलाक से पहले संसद में बिल पास भी नहीं हुआ था लेकिन कानून बन चुका था। अब ये कानून कैसे बना था? तो वो अध्यादेश के जरिए ही बना था 3 तलाक को लेकर, क्योंकि ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया था। लेकिन ये बिल कब तक, इसके खिलाफ कानून कब तक लागू रहा? केवल 6 महीने तक, 6 मंथ। लेकिन अगली बार जब इसे पेश किया गया तो ये बिल संसद में पास हो गया और जैसा कि हमने विधायी शक्तियों में पढ़ा था ना, जब संसद द्वारा पास बिल को राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है तो वो कानून का रूप ले लेता है। तो बाद में फिर क्या हुआ, 3 तलाक जो है ये संसद में पास हुआ, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए और वो देश में कानून बन गया। तो ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो संविधान के अनुच्छेद 123 में थी। क्लियर? इसके बाद हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की 6 जो पावर है, छठी जो शक्ति है वो क्या है? तो वो है सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियां अर्थात मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों का मतलब है भाई, राष्ट्रपति हमारे देश का क्या है? तीनों सेनाओं का क्या है? सेनापति है, कमांडर है। इसलिए अगर कोई युद्ध हो, लड़ाई होती है, तो युद्ध करने व युद्ध विराम, विराम का मतलब है रोकना, इन दोनों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो बात अलग है कि मंत्रिमंडल ही क्या करता है? राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का हेड होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है।
यहाँ राष्ट्रपति तो केवल एक पपेट है, एक कठपुतली है। तो ये थी हमारे पास राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर जिसको हम बोलते हैं, डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो थोड़ा समझना भाई, हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो कितनी ऑल इंडिया सर्विस हैं? 3 सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ये तीनों के तीनों जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो एक चीज का और भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियों में क्या होते हैं हमारे पास? राजदूत होते हैं, राजदूत, या फिर इनको हम उच्चायुक्त भी बोलते हैं, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। तो राजदूत और उच्चायुक्त ये कौन होते हैं? ये IFS अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, भारतीय विदेश सेवा के। इसलिए IFS की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। एक यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग थिंग बता रहा हूं, अगर मान लो कोई राजदूत या उच्चायुक्त है, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है, वो किसी देश में क्या कर रहा है? पोस्टेड है। सपोज करो कोई अमेरिका के अंदर, US में भारत का क्या है? एम्बेसडर है, एम्बेसडर है। और अगर उससे वहां पे कोई क्राइम हो जाता है ना, तो वहां की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो उसकी गिरफ्तारी से पहले भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय कानून है। इसलिए ये राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियों में ही आता है। तो राजनीतिक शक्तियों में क्या है? जितने भी विदेश में, दूसरे देशों में हमारे राजदूत या उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए उसकी क्या है? राजनयिक शक्तियां है। यहां तक आई थिंक समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की 7वीं शक्ति। अच्छा, 7th हो गई थी, 7th हमने पढ़ी है राजनयिक शक्तियां। उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट जो पावर है हमारे पास, वो आती है क्षमादान। क्षमादान, क्षमादान का मतलब होता है माफ करने की शक्ति, या साधारण भाषा में करें माफी देने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास माफी देने की शक्ति भी है यहाँ पर, और ऐसा जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में है। अब एक बार आप इसको समझना, ये क्या है क्षमादान की शक्तियां? देखो, क्षमादान का मतलब है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, किसी बड़ी सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है या उसको कम कर सकता है। सपोज करो किसी को उम्र कैद है तो उसको कम कर सकता है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति को ये अधिकार है, वो किसी की फांसी की सजा, किसी की उम्र कैद या किसी और सजा को पूरी तरह से माफ भी कर सकता है या उसको कम भी कर सकता है। ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है कोर्ट मार्शल, आपने सुना भी होगा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल भी क्या है? एक कोर्ट होती है, अदालत होती है। अब ये अदालत किन की होती है? ये हमारी डिफेंस की होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी अपनी खुद की अदालतें होती हैं। तो ध्यान देना, कोर्ट मार्शल की जो सजा होती है ना, उसको भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो ये हमारी आ जाती है इसमें क्या? क्षमादान करने की शक्तियां। क्षमादान का मतलब है माफ करने की शक्तियां। क्लियर हुआ यहाँ पर? उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पावर पर, और अगली पावर आती है हमारे पास परामर्श संबंधित शक्तियां। परामर्श, परामर्श, परामर्श को हम कहते हैं, दूसरे शब्दों में सलाह कह सकते हैं, सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति। और इसका जो प्रावधान है
वो है संविधान के अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 कहता है यदि कोई लोक महत्व का विषय है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह ले सकता है। ध्यान देना, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि लोक महत्व या कोई ऐसे विषय पर वो चाहे तो सलाह ले सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और किस अनुच्छेद के तहत? 143 अनुच्छेद के तहत। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो राष्ट्रपति उसे मानेगा, नहीं, नेवर। ठीक है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये हो गई सलाह लेने की शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट हम पावर पढ़ रहे हैं, ये 9वीं शक्ति थी ना, अब हम 10वीं शक्ति पर आते हैं। और 10वीं शक्ति है उसको हम कहते हैं जेबी वीटो। बहुत बार आपने सुना होगा जेबी वीटो। वीटो शक्ति का जहां तक सवाल है तो आपने यूएनओ पढ़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा है, वहां पढ़े होंगे सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, रूस है। इनको वीटो पावर दी गई है। वीटो का मतलब क्या होता है? नो, निगेट कर देना। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास भी एक जेबी वीटो पावर दी गई है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी संसद किसी बिल को पास कर देती है और वो बिल पास होने के बाद कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस बिल को मंजूरी देने से मना कर सकता है। किस शक्ति के तहत? जेबी वीटो शक्ति के तहत। क्या कभी ऐसा हुआ है हमारे देश में? हाँ, एक बार हुआ है 1986 में। 1986 में हमारी संसद ने भारतीय डाक अधिनियम पास किया था। अधिनियम पास किया था और पास करने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। उस समय राष्ट्रपति जो थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह ने उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया था, इसलिए ये बिल निरस्त हो गया था। लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि राष्ट्रपति ऐसे बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। 14 दिन तक इसे अपने पास रख सकता है, इसलिए इसे फिर हम कह देते हैं जेबी पॉकेट। अपनी जेब में रख लेता है तो जेबी पॉकेट पावर इसे हम बोलते हैं। लेकिन 14 दिन बाद अगर वो वापस संसद में नहीं भेजा तो उसका मतलब है वो बिल निरस्त हो गया है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर संसद उसी बिल को दोबारा से भेज देती है राष्ट्रपति के पास तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है उसको मंजूरी देने के लिए। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति की जेबी वीटो पावर। आई थिंक यहाँ पर हर एक पावर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पावर पर। राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति है उसमें हम पढ़ेंगे विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर। विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर। अब भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने भी समझौते या संधियां होती है, आप देखते हो प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर गए या कोई रक्षा मंत्री गया, विदेश मंत्री गया, कोई और गया, और जितने भी दूसरे देश के साथ संबंध होंगे, मतलब एग्रीमेंट होंगे, तो वो सारे एग्रीमेंट भले ही प्रधानमंत्री कर रहा हो लेकिन वो सारे के सारे किसके नाम पर होते हैं? वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति की किस में आता है? विदेशी शक्तियों में आता है। आई थिंक बिल्कुल ही स्पष्ट सरल भाषा में चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास आती है 12वीं शक्ति। 12वीं शक्ति की बात करें तो ये होती है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। अच्छा, वित्तीय शक्तियों में हम पढ़ने वाले हैं, आमतौर पर आप देखते हो एक होता है बजट। बजट। वैसे इस टॉपिक पर हम आएंगे अलग से, जब बजट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बजट एक्चुअली में क्या होती है? वार्षिक वित्त विवरण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण होता है।
वित्तीय विवरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका विवरण है अनुच्छेद 111 में। लेकिन हमने वार्षिक वित्तीय विवरण को एक नाम दे दिया गया, और क्या नाम दिया? बजट। अब जो बजट जो पूरे एक साल का लेखा जोखा होता है, अब हमारा बजट जो है वो फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष बता सकते हो भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ये शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक। ये भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। और इसमें कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी, एक्सपेंस कितना होगा और इनकम कितनी होगी, वो सारा लेखा जोखा बजट कहलाता है। तो बजट कौन पेश करता है? भारत का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब फाइनेंस मिनिस्टर इस बिल को पास करता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, इसलिए ये क्या आता है? वित्तीय शक्तियों में आता है। क्लियर? नेक्स्ट पावर पर हम आते हैं, और ये है हमारे पास धन संबंधित शक्तियां। 13 नंबर की जो है वो है धन संबंधित शक्तियां। अब इसमें बात करें ना, तो संविधान के अनुच्छेद 166 और 167 में दो दी गई हैं। एक है भारत की संचित निधि, जबकि ये है भारत की आकस्मिक निधि। दो तरह के कोष होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, भारत की संचित निधि। जितना भी एक्सपेंस होता है, विदेश से हम ऋण लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लिया, एशियाई विकास बैंक से लिया या IMF से लिया, व्हाटएवर, वो सारा का सारा पैसा किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर। और ध्यान देना, भारत की संचित निधि से ही सभी के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहां से पैसे तभी विड्रॉल होते हैं जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे दे। तो ये क्या हो गई? राष्ट्रपति की धन संबंधित शक्तियां। तो दोस्तों, ये 13 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको राष्ट्रपति का टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कहीं से कोई भी जो है क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका उत्तर देने में सक्षम है। तो याद रखना, राष्ट्रपति की 2 वीडियो अपलोडेड है यहाँ पर, आप दोनों ही वीडियो देखना, तब ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।